ये रिफ्रैक्शन का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने समझा था कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होगी, और अगर किसी लाइट को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम पास करा देते हैं तो उसके अंदर क्या फिनोमेना होती है। हमने देखा था कि उसके अंदर लेटरल शिफ्टिंग हो जाती है, और लेटरल शिफ्टिंग मैंने बताया था आपको, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोल देंगे, लेटरल डायरेक्शन। इसके बाद हम आगे आज जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया। अगर मान लो कोई लाइट है वो डिफरेंट मीडियम से पास होते जाती है तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, क्या फिनोमेना देखने को मिलती है और क्या रिजल्ट हमें उससे मिलेगा वो समझते हैं आज। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। इसमें क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग मीडियम ले लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो मैंने लिया वो था एयर, फिर उसके नीचे मैंने वाटर को रखा, यहाँ पर ग्लास है, और अगेन लास्ट में क्या आ गया है, एयर। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर द सेम। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम सेम होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम हो जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रूफ करा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही होती है जिस सोर्स में, उस सोर्स में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम अगर सेम हो तो क्या कहलाएगा, वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। जो लास्ट मीडियम में एंगल बनेगा लाइट का परपेंडिकुलर से वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो लेट अस अज्यूम लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, इस डायरेक्शन से आ रही है। हम क्या करते हैं, लाइट की जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, नॉर्मल बना दिया। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये कैसे पता चलेगा, एरो से। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इनिशियल डायरेक्शन है, ही सही रहेगी। अब क्या करेंगे कि ये जो एयर है, लाइट यहाँ से वाटर में जा रही है, एयर बिहेव कर रहा है रेयर मीडियम की तरह, वाटर बिहेव कर रहा है डेंसर मीडियम की तरह, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में। जब हमने सीखा है कि लाइट क्या होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट को जाना चाहिए था इस डॉटेड पाथ से, बट वो चली गई कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लाइट का क्या हो गया पाथ। यहाँ पर अगेन हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। दिस एंगल इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट करा है। अब देखो आप लोगों ने ना बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल्स कुछ कहलाते हैं, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच आर इक्वल। तो इसी तरह से देखो ये दोनों एंगल भी क्या कहला रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच मस्ट बी इक्वल। इफ दिस एंगल इज R1 दिस एंगल इज ऑल्सो R1 नॉट R2, इट इज ऑल्सो R1। क्यों, अरे भैया ये लाइन्स की प्रॉपर्टी है, दो लाइन्स पैरेलल है, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल। उसके बाद देखो अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास के इंटरफेस में जा रही है। वाटर से ग्लास के इंटरफेस में जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर अब बिहेव करने लगेगा रेयर मीडियम की तरह, ग्लास बिहेव करेगा डेंसर मीडियम की तरह। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता है, एयर रेयर था, वाटर डेंसर था। ये एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन रेयर और कौन डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है दो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। ऐसा नहीं कोई फिक्स नहीं कर दिया कि वाटर हमेशा रेयर हो गया, वाटर हमेशा डेंसर होगा। इट डिपेंड, इट्स रिलेटिव मीडियम, कि उसके पास में जो मीडियम रखा हुआ उसकी डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वाटर और ग्लास में ज़्यादा डेंसिटी ग्लास की है, इसलिए ग्लास हैज बिकम द डेंसर मीडियम एंड वाटर इज अ रेयर मीडियम। अब लाइट क्या हो रही है, अगेन रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जाना चाहिए था उसको तो इस पास से, बट वो डेविएट होकर थोड़ा कुछ इस पास से चली जाएगी। तो यहाँ पे ये R1 है, ये कहलाएगा हमारा R2, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा नॉर्मल बना ही है। लाइट की डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है, इस पॉइंट पे हमें दोबारा रिफ्रैक्शन देखना है, तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अब हमने ये देखा है कि वाटर विल बी द इन बिटवीन मीडियम, मीडियम के मतलब बीच में कोई सा भी मीडियम हो, इनके फर्स्ट और लास्ट मीडियम के फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर द सेम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस मस्ट बी इक्वल। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो E मस्ट बी इक्वल टू I। और ये जो इमरजेंट रे है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। ये जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E है, ये हमें पहले से पता है। R1 इज इक्वल टू R1 तो है ही सही, R2 भी R2 के इक्वल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, एंगल्स की फॉर्म में लिख लें, या हम स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में लिख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, लास्ट टाइम हमने स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी लिखा था, एंगल की फॉर्म में भी लिख के बताऊंगा मैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी लिख के बताएंगे। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, चिंता मत करो। तो सबसे पहले लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, एयर म्यू वाटर। अरे जहाँ से लाइट इंटर कर रही है उसे आगे, जहाँ पे चली गई उसको बाद में। ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपन में साइन R1
साइन आई अपॉन में साइन R1। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, वाटर से ग्लास के लिए। सो वाटर से ग्लास के लिए हो जाएगा W म्यू G विच इज इक्वल्स टू साइन R1। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन R1 अपॉन में साइन R2। ठीक है, वाटर से ग्लास के लिए हो गया। अब कहाँ से बचा है, ग्लास से अगेन एयर के लिए। तो लाइट जब ग्लास से एयर के लिए जा रही है तो क्या करेंगे, G म्यू A इज इक्वल्स टू साइन R2 बाय साइन E। और हमें पता है I और E क्या है, आपस में इक्वल है, तो E के प्लेस में हम दोबारा यहाँ पर I ही लिख देंगे क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन इक्वेशंस बन रही, तीनों को LHS में और RHS में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो LHS RHS में मल्टीप्लाई कराते हैं इन तीनों का, तो LHS में क्या आएगा हमारे पास, A म्यू W मल्टीप्लाइड बाय W म्यू G मल्टीप्लाइड बाय G म्यू A इज इक्वल टू RHS का और देख लेते हैं, साइन आई अपन साइन R1, साइन R1 अपन साइन R2, साइन R2 अपन में साइन I, इन तीनों का भी मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन I अपॉन में साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 अपॉन में साइन R2 मल्टीप्लाइड बाय साइन R2 अपॉन में साइन E। इसको I था, I लिख देंगे, ये सब कुछ क्या हो गया कैंसिल, RHS में क्या बचेगा 1। इधर है A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A। हम इसको केवल LHS में रहने देते हैं, इन दोनों को RHS में ले जाते हैं, मल्टीप्लाइड वाला डिवाइड में जाता है, सिंपल सा रूल है मैथ्स का। W म्यू G, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक रिजल्ट मिलेगा हमें, A म्यू W इंटू G म्यू A। ठीक है, इतना हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो जैसे कि मान लो 1 म्यू 2 था, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 म्यू 1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मान लो A म्यू G है, A म्यू G का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, G म्यू A, या फिर 1 अपॉन G म्यू A के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A म्यू G भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे रेसिप्रोकल कराया हमने जस्ट, इससे पहले वाला वीडियो जो है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का लेक्चर नंबर 3, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो उसको देख लें, उसका डेरिवेशन भी करवाया मैंने वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, G म्यू A 1 के अपन में लिखा है तो उसको A म्यू G भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझना, W म्यू G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A म्यू W इंटू 1 अपॉन G म्यू A लिखा हुआ है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहीं पर लिखा था, उसको रफ कर दिया है। 1 अपॉन G म्यू A के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A म्यू G, तो इसको पूरे को हटाकर A म्यू G कर देंगे और अपन में हो जाएगा A म्यू W। अब देखो इससे क्या रिजल्ट मिला है हमें, देखो जब भी आगे फर्स्ट मीडियम हमारा क्या हो, एयर हो, तो यहाँ पे एयर है फर्स्ट मीडियम, एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, यहाँ पे एयर से वाटर में जा रही है। ये रिजल्ट जो निकला वो क्या कह रहा है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। और मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर के अंदर, जब भी हमारा फर्स्ट मीडियम क्या हो, एयर हो, सेकंड मीडियम कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट मीडियम अगर एयर हो गया है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इन दिस केस आवर फर्स्ट मीडियम इज एयर, सो इट हैज बिकम द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है तो ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, जरूरी नहीं एयर ही हो, कोई थर्ड मीडियम भी हो सकता है। जैसे कि मान लो डायमंड अगर आप लेना चाहो तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू डायमंड और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू डायमंड भी ले सकते हो, बट ये है कि वो जो रिस्पेक्टिव मीडियम है वो क्या होना चाहिए, सेम। दोनों ही केस के लिए क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर हमने एक्चुअली ज़्यादा मोस्टली हमें नोन क्या होता है, एब्सोल्यूट, तो हमने एब्सोल्यूट के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। इसको जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं, 2 म्यू 3 का निकालना विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ पे 1 मीडियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर ही हो, तो एक मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया, आप इससे बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए करके देखते हैं।
जैसे मान लो आप लोगों से पूछ लिया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा? तो हमने देखा कि भैया इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया है, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर ही होता है, तो एब्सोल्यूट है, तो आगे कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं, आपको बिना लिखे भी काम आपका चल जाएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नोन है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको 3/2 होता है, जनरली हम ई वैल्यू लेते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे याद है, क्वेश्चंस करवाते रहते हैं याद हो जाता है, आपको भी हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो। 3/2 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 हो जाएगा, टोटल हो गया 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हमने किस तरह से निकाला, कोई कैलकुलेशन ही नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल लिया। इस तरह से हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हमने रिलेटिव निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट द रेशियो ऑफ 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक और कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो में ही बताया था कि जैसे एक कोई ग्लास है फुल ऑफ वाटर, वो ग्लास फुल ऑफ वाटर है, अगर आप उसका बॉटम को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखते हो कि इट जस्ट सीन एलिवेटेड, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। जनरली उसकी जितनी डेप्थ होती है उतनी डेप्थ हमें नज़र नहीं आती, उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमने ये भी ऑब्जर्व करा है कि जैसे मान लो एक कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के नीचे अगर हम कुछ पेपर वगैरह रख देते हैं तो उसमें जो भी प्रिंटेड लेटर्स होते हैं वो थोड़े बहुत एलिवेटेड दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं। ये भी हमने ऑब्जर्व किया होगा। साथ ही साथ हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लो एक कोई ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने किसी चम्मच वगैरह को रख दिया, तो जो भी हम उसमें सामान रखेंगे वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। जनरली उसकी जो स्लोप होना चाहिए पानी के अंदर, उसका स्लोप थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, स्टीपर हो जाता है। ऐसा फील किया होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न है जस्ट रिफ्रैक्शन। तो आज हम एक और रिलेशन करने वाले हैं टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, ठीक है? उसको और इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। पहले एक्चुअली मैं क्या करता था कि क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के अलग से वीडियो बनाता था, लेकिन ऐसा फील हुआ कि यार साथ ही टॉपिक के अगर न्यूमेरिकल भी कर लिए जाएँ तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा ये समझना। तो इसलिए साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ में रिलेशन हमें निकालना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझना। लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव फिल्ड वाटर, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, जनरली हमने वाटर लिया। इसमें क्या हुआ कि एक कोई पॉइंट था P, इस पॉइंट पर हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये वाला पॉइंट क्या हो चुका है O, दिस पॉइंट इज P। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है यार, क्या हो रहा है, मार्कर सही क्यों नहीं चलता है। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया है P, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज O। अब P पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट कहीं ना कहीं बाहर तो जाएगी। लेट अस अज्यूम लाइट इज गोइंग इन दिस वे, यहाँ से लाइट इस तरह से जा रही है। अब जिस भी पॉइंट पे इंटरफेस होता है वहाँ पर हमें क्या बनाना होता है, नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, नॉर्मल बना दिया है। अब इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करने लग गई ये रे, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने Q, ठीक है? इस पॉइंट को नाम दिया है Q। ये जो लाइट रे है इंसिडेंट लाइट रे की तरह बिहेव करने लग गई है। अरे देखो, जहाँ भी सोर्स से लाइट आ रही है वो लाइट क्या हो जाती है, इंसिडेंट रे। अब वो डिपेंड थोड़े ना, हमेशा थोड़े ना फिक्स है कि एयर में ही जो लाइट होगी वही इंसिडेंट रे होगी, किसी भी मीडियम में हो सकती है वो। तो यहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, सो दिस एंगल बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जाना चाहिए था रे को इस डायरेक्शन में, लेकिन चली जाएगी थोड़ा सा बेंड होकर इस डायरेक्शन में जाएगी। अरे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन चली गई इस तरह से। क्यों भैया, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, वाटर है कि नहीं है, ये वाटर है, बाहर क्या रखा हुआ है, एयर है।
वाटर डेंसर की तरह बिहेव करेगा और एयर जो है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। सो वेन एवर लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगी। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आई है। अब ऑब्जर्वर क्या फील करेगा ये चीज समझना। जनरली क्या होता है कि हमारे माइंड में इस तरह से फ्रेमवर्क होता है कि जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है माइंड उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनाता है, इमेज। उससे मतलब नहीं कि माइंड को ये नहीं पता कि रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। माइंड को तो ये पता है कि भैया लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो मतलब कि इमेज यहाँ पर बनेगा। तो दिमाग ये सोचेगा कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ था लेकिन वो यहाँ होगा। दिमाग इस तरह से इमेज बनाता है, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनाएगा माइंड। सीधे सीधे सी बात ये है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि माइंड हमेशा इमेज उस पॉइंट पर बनाता है जो फाइनल रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन होती है। उसी डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करके फिर क्या बनाएगा, वो इमेज बनाएगा। तो इमेज एक्चुअली यहाँ पर बनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पी पॉइंट पे, इमेज कहाँ बन रही, पी डैश पे। तो जो ये ओ से लेके पी तक की हाइट है या डेप्थ है, इट इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और हमें दिख कहाँ रहा है, पी डैश पर, तो इट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। सो एच डैश इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस और एच इज कॉल्ड एज द रियल डेप्थ। हमें इसमें रिलेशन निकालना। अब देखो एंगल जो है नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहेगा ये भी एंगल आर ही कहलाएगा। और एक और चीज़, ये लाइट और ये लाइट, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो क्या करेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। आपको इसको भी शो करने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल आर है, केवल इतना सा शो कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल। देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये थर्ड लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, सेम एंगल है। एंड अगेन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। अगेन लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं ये सब। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये सब एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अब नाम रख देते हैं। इसमें क्या हुआ है कि लाइट जो है कहाँ से कहाँ तक गई, वाटर से गई है एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहाँ से कहाँ तक होगा, वाटर से एयर तक का। लिखने का तरीका क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आर, क्योंकि साइन ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पे हमने इसको, हाँ ठीक है, साइन आई साइन आर। तो न्यूमरेटर में तो आएगा हमारे पास साइन आई और यहाँ पर आ जाएगा साइन आर। लिखने का तरीका ही वही है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक चीज़ और थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, अगर मुझे इसको क्या लिखना है, आगे लिखना है एयर को, वाटर को पीछे लिखना है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो 1/a म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू है, इसके प्लेस पे ऐसा लिखा जा सकता है। आर एच एस में ऐसे ही रहेगा, साइन आई बाय साइन आर। क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू था उधर, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लें आप, साइन आई अपन साइन आर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा साइन आर बाय साइन आई। इक्वेशन नंबर 1 देखकर अब इसको छोड़ देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत लगेगी हमें। अब एक ट्राइंगल देखते हैं, पी ओ क्यू। एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, केवल इसी ट्राइंगल को कंसीडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू। इसमें एक एंगल है आई, एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है इट विल ऑलवेज बिहेव एज अ परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इट बिहेव एज अ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है आई, तो साइन आई की जो वैल्यू होगी इट इज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ क्यू, हाइपोटेनियस है पी क्यू। तो साइन आई इज इक्वल टू ओ क्यू बाय पी क्यू, देख सकते हैं आप। इसी तरह से एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है पी डैश ओ क्यू, देखें पी डैश ओ क्यू, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, आर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगेन इसमें क्या निकालेंगे, साइन आर। तो साइन आर अगेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो अगेन ओ क्यू ही रहेगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू पी डैश की हो जाएगी। देख लें आप डायग्राम के अंदर, साइन आर ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अब ये दोनों वैल्यूज़ को, साइन आई और साइन आर की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं। तो ए म्यू डब्ल्यू
इज इक्वल टू, पहले क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, तो ओ क्यू बाय पी डैश क्यू मल्टीप्लाइड में ये वैल्यू को रेसिप्रोकल करके रखेंगे, पी क्यू बाय ओ क्यू, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी डैश क्यू, ये हो गया हमारे पास। अब एक्चुअली क्या है, P से लेके Q तक ये है हाइपोटेनियस, P डैश Q ये है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कंसिडरेशन करेंगे हम यहाँ पे कि जैसे कि अगर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बेस और हाइपोटेनियस जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, उनकी वैल्यू, जैसे हाइपोटेनियस ज़्यादा बड़ा होगा और बेस कम होगा। अगर हम एंगल की वैल्यू को स्मॉल करते हैं तो ये जो बेस और हाइपोटेनियस है लगभग बराबर होने लगते हैं। अगर एंगल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाती है तो मुझे बताओ कि आपको बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बस इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है कि जो ऑब्जर्वर है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर से ही देख रहा है, तो क्या हुआ, ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बन रहा है, एंगल बहुत ही स्मॉल है। अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये जो हाइपोटेनियस और ये जो बेस बन रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ये ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम। फिर क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों बने, अगर हम बिल्कुल पास में बना देंगे ना तो ये डायग्राम ठीक से विजिबल नहीं होगा, इसीलिए हमने क्या करा है, डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से बनाया कि हमें दूर दिखाई दे, बट द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप से देख रहा है, तो एंगल बहुत ही क्या बनने वाला है, स्मॉल। एंगल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा तो ये जो बेस और हाइपोटेनियस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो पी क्यू जो है ऑलमोस्ट इक्वल होगा पी ओ के। इफ, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो ये जो पी क्यू होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा पी ओ के, एंड पी डैश क्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा पी डैश ओ के। रिप्लेस करते हैं यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू में, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपन में पी डैश क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू के प्लेस पे रख देंगे पी ओ, पी डैश ओ के प्लेस पे रख देंगे पी डैश ओ। ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आप डायग्राम से देख सकते हैं, ओ पी या पी ओ के प्लेस पे एच रखा जा सकता है और पी डैश ओ के प्लेस पे एच डैश रखा जा सकता है, एच डैश ये सब हमने रख दिया। अब ये जो रिलेशन आया है, एच क्या है हमारे पास, रियल डेप्थ, देख सकते हैं ये रियल डेप्थ है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पर रखा हुआ था, और ये क्या हो रही है, अपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई दे रही है। तो रियल और अपरेंट डेप्थ में हमने रिलेशन निकाल लिया है। इसको सिर्फ और सिर्फ म्यू भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, वाटर के लिए होगा या ग्लास के लिए होगा, तो हम उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए बात करेंगे, तो सिर्फ अकेला म्यू भी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपन अपरेंट डेप्थ होगा। अब एक चीज़ और है, कभी कभी आपसे एलिवेशन भी पूछ लिया जाता है। एलिवेशन मतलब कि ये नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, सो डी इज द एलिवेशन। आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो, एच डैश प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। तो हम अगर एच डैश की वैल्यू निकालना चाहे तो डी को उधर ले जाएंगे, एच माइनस डी रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एच माइनस डी इसी डायग्राम के अंदर, इसी वैल्यू के अंदर म्यू इज इक्वल टू, सिर्फ मैं इसको म्यू लिख रहा हूँ, एच बाय एच डैश के प्लेस पे लिखेंगे एच माइनस डी, रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू एच माइनस डी बाय एच, सेपरेट करा देते हैं, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू होगा एच बाय एच माइनस डी बाय एच, तो इसको तो लिख सकते हैं 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इन दोनों को इंटरचेंज करा रहे हैं, तो डी बाय एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू, एच को अदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दिस इज एलिवेशन। अगर आपसे कभी कभी कोई एलिवेशन पूछ ले तो आप डायरेक्टली डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर रियल और अपरेंट डेप्थ में कुछ वैल्यू का रिलेशन पूछ ले तो आप वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है रियल एंड अपरेंट डेप्थ का। एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे एक पेपर वेट जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का बना हुआ है, उसकी जो थिकनेस है 6 सेंटीमीटर है, उस पेपर वेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके नीचे कुछ लेटर्स प्रिंटेड रहे, वो प्रिंटेड आपको कितना एलिवेटेड दिखाई देंगे, तो अगेन एलिवेशन पूछा गया है। अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का 1.5 दे रखा है, और जो हाइट है, जो थिकनेस है इस ग्लास स्लैब की या मटेरियल की वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछिए एलिवेशन, तो डी की वैल्यू पूछिए h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, इसका फॉर्मूला होगा, h के प्लेस पे 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना
अगर हम इसमें इनपुट सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो आउटपुट भी सेंटीमीटर में मिलेगा। 1 माइनस 1 बाय 1.5, 1.5 का यहाँ से हटाएंगे 10 बाय 15 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 माइनस 10 बाय 15, 6, 5 बाय 15, 5 से 1 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, तो जो एलिवेशन होगा उसका 2 सेंटीमीटर का होगा। और यूनिट सेंटीमीटर क्यों रखी? क्योंकि गिवन हाइट भी सेंटीमीटर में ही गिवन थी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे, रेफरेंस बुक के अंदर भी होंगे। इसके बाद एक्चुअली क्या वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा। बाकी किसी और दूसरे लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैंने बोला था आप लोगों से आज इस लेक्चर की शुरुआत में क्वेश्चन हम साथ में कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि यार वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर बच्चे लगते हैं कि यार इतना बड़ा वीडियो हम कैसे देखें, तो हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके।